गुड मॉर्निंग यशराज। गुड मॉर्निंग दिशा। गुड मॉर्निंग निकिता। गुड मॉर्निंग इशिता। गुड मॉर्निंग सीमा। दिशा लास्ट क्लास में थी या नहीं थे? नहीं। मैंने ग्रुप में कुछ मैसेज किया था, उस पे आपका रिप्लाई आया था। ठीक है, 2 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद मैं क्लास को शुरू करूंगी। कैसी चल रही है स्टडी सभी सब्जेक्ट्स में? सिर्फ बीएसटी में नहीं, ऑल ओवर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें कैसे चल रही है स्टडी? आप लोगों की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? बढ़िया। वेरी गुड। कितना टाइम दे रहे हो स्टडी के लिए? पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज अब तो डिवाइड हो गया होगा ना? सब्जेक्ट वाइज हम इतना टाइम दे रहे हैं। ठीक ठाक चल रही है, एक्सेप्ट इको। और बाकी? गुड मॉर्निंग संदीप। इशिता सही चल रही है? बाकी सब्जेक्ट्स को देखते हुए तो अपना कोर्स ठीक ठाक चल रहा है, इतना पीछे नहीं है अपना कोर्स, सही चल रहा है। हिंदी इंग्लिश को भी कवर कर रहे हो ना साथ साथ? चल रही है मैम, मतलब कम हो रही है ना निकिता? हिंदी इंग्लिश को भी साथ साथ लेके चलो सीमा, बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। और मैं बार बार यही कहती हूँ, पिछली लास्ट क्लास में क्या हुआ था, लास्ट जो 12th का बैच पास आउट हुआ था अभी रिसेंटली आपसे पहले, उनको भी मैं सेम चीज कहती थी। आप ये सोच रहे हो कि परसेंटेज इंक्रीज हम अकाउंट से कर लेंगे, इकोनॉमिक्स से कर लेंगे, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। या तो बीएसटी है वो आपके परसेंटेज बढ़ाएगा, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ इसलिए मैं ये चीज कह रही हूँ। ओवरऑल आप थ्योरी सब्जेक्ट में अगर बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो ना, तो आपके ऐसा नहीं है कि नंबर आपके कहीं भी कट होने वाला सिस्टम बहुत कम बच जाता है। तो हिंदी और इंग्लिश क्या है, उन्हीं सब्जेक्ट्स में से एक है कि अगर आप थोड़ा बहुत भी साथ साथ इनको कर रहे हो ना, तो फिर हिंदी इंग्लिश में ये दोनों सब्जेक्ट्स आपके परसेंटेज है ना वो बड़ी अच्छे कर सकता है। और बाकी क्या होता है कि अब एक बात बताओ, क्या अकाउंट्स में परफेक्ट हो, इकोनॉमिक्स में परफेक्ट हो, बीएसटी में क्या कंप्लीट कर लोगे? ये सब्जेक्ट जो है, ठीक है, बीएसटी में मान लो थोड़ा बहुत कर लेंगे, तो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें आप कंप्लीट भी नहीं कर पाओगे। और ज्यादा से ज्यादा टाइम है तो क्या है कि टाइम को डिवाइड करके थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश है, इनको भी थोड़ा थोड़ा टाइम दो। वरना लास्ट में जाके जो जितना पासिंग मार्क्स है ना आपका 36 मार्क्स, उतना ही आप लोग 33 है आई थिंक, तो उतना ही आप ले पाओगे, उससे ज्यादा कैसे करोगे? गुड मॉर्निंग राहुल। राहुल लास्ट क्लास में कहाँ थे? 9 चैप्टर पूछे, ठीक है।
अभी जो मुझे स्टूडेंट शो हो रहे हैं ना, उनमें से देख लो आप, कोई लॉग आउट नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुन ले मेरी बात। दिशा, इशिता, निकिता, राहुल, संदीप, सीमा, यशराज, 7 स्टूडेंट्स है यहाँ पे, और बिल्कुल इनमें से कोई भी। ठीक है। अब एक बार सीमा, थोड़ा सा मैं वो कर देती हूँ रिवाइज, कि अपना जो चैप्टर चल रहा है उनमें लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। उसके बाद में इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट है लीगल प्रोविजन से रिलेटेड, और गारंटी कॉन्ट्रैक्ट है अपना। गारंटी के बाद में अपना बनेगा यहाँ पे बेलमेंट का, और बेलमेंट के बाद में प्लेज, और प्लेज के बाद लास्ट जो इसमें लीगल प्रोविजन अपना रहेगा, तो वो है अपना एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो अब जो आज अपन स्टार्ट करेंगे ना नए चैप्टर में, मतलब जो ये लीगल प्रोविजन अपन आज जो डिस्कस करेंगे, वो इजी से है सारे के सारे, जो पहले अपन ने बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करे हैं। ठीक है जी। अब एक बार थोड़ा सा पीछे का देखते हैं कि भी कितना याद है। ऐसा नहीं है कि कोई बाउंडेशन है कि नहीं आ रहा है तो जबरदस्ती, ठीक है, पर ये देखा जाएगा कि भी कितना आप लोग बता पा रहे हो। निकिता, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। निकिता, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। एक मीनिंग बता दो निकिता, ज्यादा टाइपिंग की जरूरत नहीं है। निकिता जब तक अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बता रहे हैं, तब तक दिशा, वॉइडेबल एग्रीमेंट। दिशा बताएंगे वॉइडेबल एग्रीमेंट। निकिता टाइप करो, दिशा, वॉइडेबल एग्रीमेंट। वॉइडेबल एग्रीमेंट। आता है तो हाँ, नहीं आता है तो ना। दिशा, वॉइडेबल एग्रीमेंट। मैम इस कॉन्ट्रैक्ट में वॉइड तो होता है, पर कुछ टेक्निकल डिफेक्ट से वो इनकम्प्लीट, कंप्लीट, इनक कॉम्पिटेंट नहीं हो पाता, वैलिड। ठीक है, ठीक है। मैंने क्या पूछा था आपसे? वॉइडेबल एग्रीमेंट। क्या बोला गया है भाई यहाँ पे? वॉइडेबल एग्रीमेंट, आई थिंक मैंने वॉइडेबल एग्रीमेंट इनसे पूछा था मैंने। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो निकिता से पूछा था। क्या कहा गया है अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट के लिए? दिशा, आता है तो आप हाँ बोलिए, नहीं आता है तो ना। इतना टाइम कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोला गया था कि भाई यहाँ पे लॉ तो इसको मतलब अपन है, जो पर्सन्स है, पार्टीज है, वो उसको कंप्लीट करना चाहती है, पर कुछ टेक्निकल डिफेक्ट मान लीजिए, कुछ टेक्निकल इश्यूज हुए, जैसे कि स्टैंप वगैरह नहीं है अपने पास, रिटर्न में नहीं है, ऑरल में जो भी कंडीशन अप्लाई करी गई थी, वो सब चीजें इसमें इनकम्प्लीट है, तो वो कहा जाएगा अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। वॉइडेबल एग्रीमेंट, वॉइडेबल एग्रीमेंट यहाँ पे ईशिता, वोइडेबल एग्रीमेंट। ईशिता, वॉइडेबल एग्रीमेंट। ईशिता वॉइडेबल एग्रीमेंट बता रहे हैं, तब तक राहुल, क्वांटम मेरिट, क्वांटम मेरिट बताइए। क्वांटम मेरिट। ईशिता कह रहे विच इज इन्फोर्स्ड एट
एनी ऑप्शन बाय वन पार्टी, जैसे कि कोई एग्जांपल निशिता जिसको अपन वॉइडेबल एग्रीमेंट में इन्वॉल्व कर सकते हैं। राहुल, क्वांटम मेरिट आता है तो फटाफट टाइप करो, नहीं आता है तो रिप्लाई कर दो, ताकि अपन किसी दूसरे स्टूडेंट से पूछे वो चीज। नहीं आता, ठीक है। यशराज, क्वांटम मेरिट बता पाएंगे? इशिता, एक एग्जांपल बताओ वॉइडेबल एग्रीमेंट का। जी, इसके अलावा क्वांटम मेरिट में और कुछ बोला गया? ये कह रहा है जितना आप काम करेंगे उतना रेमुनरेशन लेने का आप हक रखते हैं, चाहे वो सैलरी हो चाहे वो रेमुनरेशन की फॉर्म में हो, उतना आप लेने का हक रखते हैं। ठीक है, क्वांटम मेरिट सिर्फ एक ही चीज अपने को कह रहे हैं कि जितना काम उतना दाम। ये चीज वेरी गुड यशराज। इसके अलावा सीमा, अगर अपन वैलिड लीगल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट दोनों में अगर डिफरेंस देखना चाहे तो क्या है? रिपीट कर रही हूँ, वैलिड लीगल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड लीगल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट दोनों में अगर एक एक डिफरेंस आपको बताना हो कि मैम दोनों में डेफिनेशन में देख लीजिए, कोई भी एक वर्ड का जो डिफरेंस आ रहा है अपने को समझ आता है, वैलिड लीगल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट दोनों में। When a contract is entered without the free consent. Okay, Ishita. दिशा, टाइप करते रहो जिसको जो पूछा है। दिशा, आप ये बताइए, अगर कॉन्टेजेंट कॉन्ट्रैक्ट का अपन एक एग्जांपल लेना चाहे कि कॉन्टेजेंट कॉन्ट्रैक्ट के एग्जांपल अपन ये ले सकते हैं, तो कॉन्टेजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल आप क्या लेंगे? दिशा, सीमा शॉर्ट में टाइप कर दो। इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि वैलिड लीगल कॉन्ट्रैक्ट जब वॉइड माना जाएगा जब वो किसी लॉ में चेंजेस की वजह से वॉइड हो गया है। ठीक है, कि यहाँ पे देखो मैंने आपसे पूछा था वैलिड लीगल कॉन्ट्रैक्ट, अब वैलिड लीगल कॉन्ट्रैक्ट में तो ये कहा गया है कि भाई लीगल ऑब्लिगेशन पार्टीज में है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि जब द कॉन्ट्रैक्ट विच क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज और एग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग और इन्फोर्सेबल है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो ये है कि भाई दोनों के बीच में लीगल ऑब्लिगेशंस है, जबकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या कह रहा है कि अपन इसको कभी भी कंप्लीटली एक परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। ठीक है, तो एक टाइम के बाद एग्रीमेंट बनने के बाद वर्ड की कैटेगरी में इन्वॉल्व हो जाएगा। दिशा, मैंने ये पूछा था कॉन्टेजेंट का एक एग्जांपल बताइए। राहुल, इंजेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट क्या कह रहा है? दिशा, आता है तो हाँ, नहीं आता है तो ना। मैं बार बार ये चीज आप लोगों के साथ बार बार नहीं बोलूंगी मैं, इतना टाइम कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। दो ही बात होती है, आता है तो यस टाइप और नहीं आता है तो नो। वेरी गुड। राहुल, इंजेक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या कह रहा है? आता है इंजेक्शन?
नहीं, यशराज, इंजेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट क्या कह रहा है बेटा? और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी एक एग्जांपल बता दो। ये जितना इजी है उतना तो आई थिंक कोई इजी है ही नहीं कुछ। वेरी गुड। यशराज, स्टे लगा देना, स्टे ऑर्डर बाय बाय कोर्ट। ठीक है, स्टे ऑर्डर, यहाँ पे इंजंक्शन जो वर्ड अपन यूज करते हैं हमेशा, ठीक है, तो एक जो स्टे ऑर्डर है, वो स्टे ऑर्डर जो है वो यहाँ पे इंजंक्शन वर्ड को डिफाइन कर रहा है। वेरी गुड। सबसे इजी है आई थिंक इस चैप्टर का कि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एक एग्जांपल, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता। काउंटर और क्रॉस ऑफर क्या कह रहा है अपने को? काउंटर ऑफर और क्रॉस ऑफर, आपकी बुक में सिर्फ काउंटर मेंशन करा है, जबकि लास्ट ईयर जो एडवाइजर यूज कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, वो काउंटर और क्रॉस दोनों को डिफाइन करेंगे। और मैंने दोनों ही आपको बताए हैं, तो यहाँ पे आपको दोनों बताने हैं कि काउंटर और क्रॉस में डिफरेंस अगर आपको देखना हो तो क्या है। बहुत इजी है, मैंने बताया था, काउंटर ऑफर और क्रॉस ऑफर। काउंटर ऑफर और क्रॉस ऑफर। काउंटर क्या कह रहा है भाई? काउंटर चेंजेस इन बोथ कंडीशन, ठीक है, इशिता कह रहे हैं और सीमा कह रहे हैं व्हेन टू पार्टीज एक्सचेंज देयर ऑब्लिगेशन विद ईच अदर इज क्रॉस ओवर। जी, और काउंटर क्या कह रहे हैं? कंफ्यूज मत हो इशिता, इसके अंदर बिल्कुल भी। बाकी बताते जाओ अपना अपना। क्रॉस में क्या कहा है? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। देखो, पहले इशिता ने बोला था कि काउंटर चेंज, ठीक है, और फिर कह रहे इशिता क्रॉस ऑन द सेम टाइम, ठीक है, और ऑफर एक्सेप्टेड बाय पार्टीज बाय मेकिंग सम चेंजेस इन टर्म्स एंड कंडीशन। काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर डिफरेंट थिंग है। जी, सबसे पहले देखो, आपकी बुक में उल्टा दे रखा है, पहले काउंटर दिया है फिर क्रॉस दिया है, और इसके अंदर अपने को क्या देखना देखना है कि भी क्रॉस ऑफर जो है ना, क्रॉस ऑफर में ये कहा गया है कि सेम टाइम पे, ठीक है, और अपन ने क्या किया है, एक जैसे जो कंडीशंस है उनको ही एक दूसरे के सामने रखा है। जबकि काउंटर अपने को क्या कह रहा है? काउंटर कह रहा है कि अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है या अपना जो कंडीशंस है वो तो वही है, बस उसके अंदर अपन ने क्या कर दिया है, थोड़ा सा चेंजेस। अब यहाँ पे आप थोड़ा ट्रिक से याद कर लो, ठीक है, कि पहला क्रॉस, तो क्रॉस होते ही अपने को क्या कह रहा है, ठीक है, क्रॉस के लिए अपन ने कहा है कि क्रॉस यानी कि सेम टाइम पे एक जैसे जैसे कंडीशंस है उनको अपन ने भी रखा है, प्रपोजल जो मेंशन कर रहा है उन्होंने भी, और एक्सेप्टेंस जो पर्सन है उन्होंने भी, ठीक है। जबकि सेकंड अपने को कहा गया है काउंटर, आपके बुक में ऑपोजिट दे रखा है ये, तो काउंटर का आप ये देखेंगे कि काउंटर में अपनी बात तो रखी गई है, बस कुछ कंडीशंस के साथ में, ऑफर सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, बस कुछ कंडीशंस उसके अंदर मेंशन कर दी है। अब एक चीज यहाँ पे,
सिंपल गारंटी क्या कह रही है अपने को? सिंपल गारंटी, सिंपल गारंटी। विच इज डन फॉर सिंपल ट्रांजैक्शन, किसी स्पेसिफिक चीज के लिए के लिए जो गारंटी होती है, वो एग्जांपल जैसे लोन हुआ, ठीक है। और कोई, इशिता? सिंपल गारंटी। इशिता, वंशिका क्लास में कैसे प्रेजेंट नहीं रह रहे? ये बता, है क्या आइडिया? संदीप भी कह रहे हैं गारंटी फॉर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन। और जबकि कंटिन्यूइंग गारंटी क्या कह रही है कि जो भी ट्रांजैक्शन है वो एक सीरीज में हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जी, अब यहाँ पे दिशा, कोई नहीं बताएंगे, दिशा बताएंगे। प्लीज का कॉन्ट्रैक्ट क्या कह रहा है दिशा? प्लीज का कॉन्ट्रैक्ट, जी, फॉर ए सिंपल ट्रांजैक्शन। प्लीज कॉन्ट्रैक्ट क्या कह रहा है? ज्यादा टाइम कंज्यूम ना करें, आता है तो फटाफट बताइए, प्लीज का कॉन्ट्रैक्ट क्या कह रहा है? राहुल, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? राहुल, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये मतलब बहुत सही है, जब चाहे मन हुआ ना तब क्लास में आ जाते हो, और जब चाहे एग्जिट कर जाते हो, ये बड़ा सही काम चल रहा है मतलब। राहुल, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। और दिशा, आपसे मैंने क्या पूछा था अभी? कल पूछे? ठीक है, कल भी पूछ लेंगे बस। मेंटली प्रिपेयर नहीं थे कि मैम पूछेगी आज। हाँ राहुल। दिशा, प्लीज, नॉट प्लीज, प्लीज का कॉन्ट्रैक्ट। पढ़ाई नहीं करी? राहुल, पढ़ाई हो ही नहीं रही है ना, वो तो पता चल रहा है। हाँ जी, बताइए दिशा। प्लीज कॉन्ट्रैक्ट पूछा था मैंने। बेलमेंट बता दीजिए, ठीक है, बेलमेंट बता दो, ठीक है। प्लीज रहने दीजिए, आप बेलमेंट बता दीजिए। राहुल ने तो ये कहा है मैम कल पूछ लेना। कल मतलब परसों।
नहीं आ रहा दिशा, सच सच बताना। हिंदी इंग्लिश मीडियम वाला मुझे पता है आपको थोड़ा सा ही रहता है, 11th में भी रहा था आपको प्रॉब्लम। पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे? बिल्कुल काम नहीं चलने वाला दिशा, जब मैंने आपको बार बार पूछा है, ऐसा कोई भी मतलब दिन नहीं रहा कि भाई मैंने कोई भी चैप्टर पढ़ाया है या फिर मैंने डायरेक्टली पूछा हो। मैंने बार बार हर 2 पॉइंट करवाते ही, मैंने 11th में भी मेरी सेम हैबिट है, पूरी 11th आप भी पढ़ के आए हो, अभी जो 11th को पढ़ा रही हूँ सेम हैबिट है मेरी। हर 2 या 3 पॉइंट होते ही सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि जस्ट जो हेडिंग या पॉइंट पढ़ाया गया है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा। वहां पे मुझे रिप्लाई मिलता है यस मैम, यस मैम, यस मैम, यानी मुझे आ गया है सबका। मैंने ये बोला है प्रेशर में जरूरत नहीं है रिप्लाई देने की, इंडिविजुअल आप अपने अपने व्यूज दीजिए कि आपको समझ आया कि नहीं आया। तब आपका हमेशा यहाँ पे रिप्लाई होता है, हर स्टूडेंट्स का यहाँ पे रिप्लाई होता है कि मैम आ गया समझ में। फिर बाद में अलग से कुछ हो जाता है क्या? बाद में ये समझ में आने वाला नहीं आने वाला, फिर बाद में क्यों आती है बात? टाइप करो फटाफट कि अब नहीं आ रहा। ठीक है, तो मुझे तो जो मैं पूछूंगी उसका आंसर दोगे, तभी मुझे पता चलेगा कि कितना समझ पा रहे हो कितना नहीं समझ पा रहे। यहाँ पे इशिता ने रिप्लाई मुझे अच्छे से दिए हैं, निकिता के बहुत अच्छे रिप्लाई आए हैं, ठीक है। और संदीप का कोई टेंशन ही नहीं है, सीमा है अच्छे से रिप्लाई दे रहे हैं। यशराज, यशराज इन मतलब दिनों में जब से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई है, मुझे यशराज का बहुत पॉजिटिव ये चीज लगी है कि जहां तक पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो यशराज टाइम पे क्लास में होते हैं। और दूसरी चीज ये है, सेकंड थिंग, कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता, लिख लिख के याद करो। बोर्ड के एग्जाम में ये लिख दोगे क्या कि मैंने याद किया था, मैं घर से पढ़ के आई थी और मैं भूल गई? कौन सुनेगा वहां पे? कॉपी में ये लिख के आओगे क्या? मैं कह रही हूँ याद करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे सीमा या निकिता या इशिता रिप्लाई करो कि मैं बार बार यही चीज कह रही हूँ कि याद करने की रटने की जरूरत क्या है, इनका मीनिंग समझो। 44 टर्मिनोलॉजी है, 43 रटने बैठोगे याद करने बैठोगे तो भूल जाओगे, सब कुछ मिक्स हो जाएगा। आप ये बताइए, पीछे इतने सारे चैप्टर्स पढ़े हैं, सबका इंपॉर्टेंस, सबके फीचर्स, सबके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, या फिर सबके डेफिनेशन आप लर्न करोगे क्या? हो जाएगा क्या इतना लर्न? बता दो कि भाई इंडिविजुअल हर एक सब्जेक्ट में इतना आप लर्न करोगे तो आपसे हो जाएगा क्या? नहीं होगा लर्न। सिर्फ इन चीजों को समझो कि कहा क्या जा रहा है, पॉइंट कह का क्या कहा रहा है, कि क्या कह रहा है, ठीक है। वो चीज नहीं समझोगे ना तो नहीं आएगा समझ में। नहीं रट सकते, पूरी पूरी बुक है वो नहीं रट सकते। मैं मतलब बार बार कोशिश आपकी लॉ की बुक में, मतलब आपकी जो ये बुक दे रखी है, चाहे वो एडवाइजर ले लीजिए जो अभी बिजनेस स्टडीज के लास्ट ईयर जो चेंज हुई है, उनमें कहीं भी एक भी एग्जांपल आपको मेंशन नहीं कर रखा। 10th जो चैप्टर है उसमें कुछ कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, सिर्फ वो भी नाम नाम। फिर भी मैं दूसरी 2-3 किताबें हैं वो उस उनसे आपको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ कि एक एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको पढ़ाऊंगी ना, एक डेफिनेशन का मैं 3-3 4-4 एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करती हूँ कि वो एग्जाम्पल्स आप याद रखोगे ना तो आपको यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जितना रटोगे जितना करोगे वो बिल्कुल भूल जाओगे। लिख लो, चाहे अभी ये चीज दिमाग में सेट कर लो कि अगर याद करने की कोशिश करी, इन 43 टर्मिनोलॉजी को याद करने की कोशिश करी, याद करना क्या है इनमें, समझ में नहीं आई मेरे तो बात, कि मैं याद करने बैठी हूँ उस टाइम तो मेरे को याद रहता है, बाद में मैं भूल जाती हूँ। याद नहीं करना, ठीक है। और ये जो चैप्टर है, ठीक है, ये बार बार नहीं पढ़ाए जा सकते, मतलब मैं रिवाइज इनको करवा सकती हूँ। मैंने हर 2-3 टर्मिनोलॉजी के बाद आपसे हर एक स्टूडेंट से इंडिविजुअल पूछा था कि बता दीजिए कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। ओवरऑल जो रिस्पॉन्स आता है ना वो रिस्पॉन्स मेरे लिए अच्छा है। मैं आपकी बात कर रही हूँ दिशा कि उस टाइम ये है कि मैम समझ आ गया, तो समझ आने का मतलब ये नहीं है कि सबको आ गया तो आपको भी आ गया। ये बिल्कुल रटोगे या बिल्कुल कुछ समझ नहीं आएगा, क्या लिख के आओगे एग्जाम में? जब तक इनको समझ के नहीं पढ़ोगे ना, जब तक नहीं समझ के पढ़ोगे कि भाई एजेंट कौन होता है, एजेंसी क्या है, बेलर कौन है, बेली कौन है, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है,
एक लेन का कॉन्ट्रैक्ट है, कौन बताएगा लेन का कॉन्ट्रैक्ट? यशराज और कुछ स्टूडेंट, लेन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है? ये वर्ड बहुत अटपटे हैं, सिर्फ समझने की जरूरत है। बिल्कुल बताइए सीमा। पीछे के चैप्टर भी साफ है, पता है मुझे। सीमा ने मुझे कहा था, बस ग्रुप में इस तरीके का कुछ आया नहीं था, कि सीमा ने मुझे कहा था कि मैं पेपर्स वगैरह, तो मैं क्वेश्चंस है वो चैप्टर वाइज आप लोगों को सेंड करूंगी लिख के, ठीक है? वो टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद में मुझे भेजिएगा लिख के, क्या लिख रहा है, कौन कैसा लिख रहा है वो देखूंगी मैं। और अगर कॉपी से देख देख के लिखोगे या बुक से देख देख के लिखोगे तो वो तो बहुत ही सही हो जाएगा, ठीक है? फिर तो बहुत ही बढ़िया काम है। और अगर बिना देखे लिखोगे तो वो आप और ठीक रहेगा। देख लीजिएगा कैसे आप लिखो। यहाँ मैम, यहाँ हम किसी की प्रॉपर्टी रख सकते हैं, ठीक है, जब तक कि वो अपनी ड्यूटीज फुलफिल नहीं करता। इसी तरह कहते हैं वी हैव टू राइट टू स्टॉप देयर पेमेंट इफ दे डू नॉट रिटर्न द प्रोडक्ट। गुड्स का पैसा मिला तो देखो, जैसे लाइब्रेरी बुक है, बिल्कुल यहाँ पे एक वर्ड हमेशा याद रखना, राइट टू पोसेशन। राइट टू पोसेशन यानी कि ग्रहणाधिकार। लेन का मीनिंग जो है वो भी है राइट टू पोसेशन, यानी ग्रहणाधिकार। राइट टू पोसेशन, जब तक मेरा कोई पेमेंट है आपके पास में ड्यू है, ठीक है, और मैं आपको पेमेंट नहीं कर रही हूँ, तो राइट टू पोसेशन, जो मेरा प्रोडक्ट है या मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरा जो गुड्स है, उस पर राइट टू पोसेशन आप ऑनर कहलाएंगे। अगर मैंने वो पैसा चुका दिया टाइम से तो राइट टू पोसेशन ट्रांसफर होके रियल जो ऑनर था उसके पास ही पहुंच जाता है। सबसे इजी मीनिंग है। तो आई थिंक 9 चैप्टर में तो जो होना, मतलब जितना पूछना था उतना पूछ लिया है। अब ये बताइए कि मैंने ये चीज बताई थी आपको, एक लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ इसमें से। पर्सनल असेट्स को रख लेना, गुड्स का पैसा नहीं मिला तो पर्सनल रख लेंगे, ठीक है? मतलब फिर ये है कि वो प्रॉपर्टी अपनी हो जाती है, ठीक है? राइट टू पोजीशन में अगर आपने टाइम से पेमेंट नहीं करा है तो वो जो ऑनर है वो अपन बन जाते हैं उस चीज के। प्लेस में भी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक जैसे से होते हैं ये। सिक्योरिटी है पे प्लेस एक। एक क्वेश्चन बताइएगा कि मैंने ये कहा था कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ये पढ़ा था, ठीक है? ये मान लो कि एमकॉम के स्टूडेंट्स जो होते हैं, या फिर आप लॉ वगैरह की जब पेपर वगैरह देते हैं तो उसमें ये जो एक है, ये कभी कभी आपको 20 मार्क्स में, अब देख लीजिए कि इस क्वेश्चन का वेटेज आप ट्वेल्थ के अकॉर्डिंग देख लो कि आपकी ट्वेल्थ की बुक में अगर ये क्वेश्चन मेंशन करा गया है और जो आप आगे पेपर्स देंगे उसके अंदर 20 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बारी। आपके यहाँ पे 6 नंबर का वेटेज इसका रखा जाता है जनरली, अपन बात करते हैं तो, बट 20 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है? बीबीए वगैरह में हुआ या फिर आप एमकॉम वगैरह करते हैं उन सब में, कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? तो पहली चीज डिफाइन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना, मैं दोबारा बताऊंगी आपको कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इसके लिए बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, उनमें से दो तीन एग्जांपल्स आप बताइए कि ऐसे कौन से एक्सेप्शंस है जो ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, जो उनको चेंज होने ही नहीं देते। बताओ। किस किस को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है वॉइस से रिलेटेड, बताइए। दिशा को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो या? ये तो ठीक है यशराज, वो तो हो गया कि भाई ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, क्योंकि पहले एग्रीमेंट है फिर कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है? बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, सारे के सारे एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द absence of some essential elements like social political, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी हुआ। फिर इसके अलावा
मिस्टर एंड मिसेस बॉलफल वाला अपन ने एग्जांपल करा था, मैरिज वगैरह के बहुत सारे एग्जांपल्स कर रहे थे, या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी से रिलेटेड ले सकते हैं, जिनमें मतलब, और ये मान लीजिए आप, जिनके अंदर ऑब्जेक्ट है वो लीगल नहीं है, ठीक है, और कंसिडरेशन नहीं है, अनसर्टेनिटी है, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये सब जो शर्त, जी बिल्कुल, कंडीशंस वगैरह अपन अप्लाई कर रहे हैं ना, तो वो अनसर्टेन है अपनी, ठीक है। या फिर वैगनिंग वगैरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो भी सिर्फ एग्रीमेंट ही है। काफी बार एग्रीमेंट तो अपन बना लेते, अपने को आइडिया नहीं होता, फिर आगे जाके वो लीगल नहीं हो पाते। तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स, आप ये मान के चलिए, अगर किस्मत अच्छी है तो ये क्वेश्चन आपके आ जाए, ठीक है, और आ जाएगा तो फ्री के नंबर है, एकदम फ्री के नंबर है इस तरीके का, कि ये जो मतलब 9 चैप्टर में अगर एक एक बारी आपको हर एक डेफिनेशन का पता है, तो ये मान लो 10-15 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले, एकदम फ्री के नंबर है, क्योंकि ये सिर्फ समझने वाली चीजें हैं, रटने रटाने वाले कुछ भी चीज नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो, 10 चैप्टर में पूछना तो हो गया, 10 चैप्टर में अपना जो चल रहा था ना, जो टॉपिक, वो था अपना लीगल प्रोविजन रिलेटेड विद क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और उसमें अपना चल रहा था टाइप ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इजी है। लास्ट जो 9th चैप्टर में पढ़ा था क्वासी, क्वासी में सिर्फ ये पढ़ा था कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उससे रिलेटेड बहुत सारी कंडीशंस वगैरह अपन ने देखी थी। अब ये कह रखा है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के कुछ टाइप्स भी हैं, 5 टाइप्स लॉ की बुक में मेंशन कर रखे हैं, और 5 ही टाइप आपकी बुक में भी मेंशन कर रखे हैं। डिफरेंस सिर्फ ये है, लॉ की बुक में एग्जांपल्स वगैरह बहुत ज्यादा है, जो कि बीबी वगैरह में भी सेम आता है, ठीक है, और बीकॉम वगैरह की बुक में भी ये मेंशन होता है, जबकि आपकी बुक में थोड़ा डिटेल से नहीं मेंशन करके शॉर्ट में बता रखा है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के टाइप क्या होते हैं, ठीक है। पेज आई थिंक मिल गया है सभी को। मिल गया पेज, टाइप ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जी। देखिएगा, एडवाइजर में तो इजीली मिल जाएगा, 94 पेज है, और नई वाली बुक में एक बार आप देख लीजिए, आगे पीछे मिलेगा आपको। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद ही है जस्ट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब क्वासी का मीनिंग दोबारा मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। अब क्वासी की जब टाइप्स की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी है। सबसे पहले क्या कह रखा है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जब अराइज हो रहे हैं, तो कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस क्या हो रही है, अपने साथ चलती है। 5 कंडीशंस बताई गई है। सबसे पहले ये क्या कह रहे हैं, आपकी बुक कह रही है, सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज ऑफ लाइफ टू पर्सन्स इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये कह रखा है कि अपन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके का करते हैं, ठीक है, और मान लीजिए कोई भी ऐसा पार्टी है, ठीक है, दोनों में से एक पार्टी इस तरीके की है जो कि अपनी नीड या सप्लाईज को फुलफिल करने के लिए दूसरे की हेल्प कर रही है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये कह रखा है कि मान लीजिए आप कोई भी बूढ़े हैं, या फिर ये मान लीजिए कि आप कहीं भी जा रहे हो, ठीक है, और आपको इस तरीके का जरूरतमंद कोई इंसान मिलता है जो कि बहुत ज्यादा बीमार है, ठीक है, पैसा उसके पास में है, ठीक है, पर उस टाइम उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। तो आप क्या करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनको घर लेके आए हैं, उनका थोड़े दिन तक देखभाल वगैरह सब कुछ आपने किया है। अब कुछ दिन के बाद में आपको ऐसा पता चलता है कि भाई इनके पास प्रॉपर्टी वगैरह है, ठीक है, ये फाइनेंशियली वीक नहीं है, ठीक है, और मेंटली हो सकता है इनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो, पर फाइनेंशियली इनके पास सब कुछ है। उस कंडीशन में, ठीक है, जब वो बीमार थे तो उनकी मेडिसिन वगैरह का हुआ, या उनके ट्रीटमेंट वगैरह का हुआ, या उनके अदर कोई आपने उनके ऊपर जो भी एक्सपेंसेस किए हैं, या फिर जो भी आपने पैसा अपना खर्च किया है, उस कंडीशन में आप उनसे लेने का हक रखते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की पहली कंडीशन बोली गई है। बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बताती हूँ क्या कहा गया है। ये कहते हैं कि किसी भी एक ऐसा पर्सन जिसको किसी टाइम पे जरूरत हो, ठीक है, फाइनेंशियली मैं फिर कह रही हूँ वो वीक नहीं है, पर उनको मेंटली एक सपोर्ट की जरूरत होती है, आप उनको किसी टाइम पे सपोर्ट करते हैं, उसके बाद में आपको ऐसा लगता है कि भी उस टाइम उनकी नीड है वो फुलफिल हो जाती है, ठीक है, और अगर उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी में से अगर वो मतलब थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस आपको देना चाहे, या फिर आप लेने का हक उसके अंदर क्या कर कह रखा है, साफ साफ मेंशन कर रखा है कि उस प्रॉपर्टी में से, या उनके पास जो भी उनका कैपिटल है, उनमें से आप अपना जो है, ठीक है, पार्ट वो लेने का हक रखते हैं। अब एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे कि मान लीजिए ए है,
ठीक है, और बी कोई भी पागल पर्सन है, ठीक है, एक मूर्ख है या पागल है, अब उनके या उनके बच्चों की जो भी नीड है उनको फुलफिल करते हैं। तो यहाँ पे ए जो है वो बी की प्रॉपर्टी में जिनका उतना पैसा बनता है वो लेने का हक रखते हैं। सबसे पहली चीज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का सबसे पहला टाइप कहा गया है कि नेसेसरीज सप्लाई टू पर्संस इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, और इस तरीके के जो भी पर्सन होते हैं जिनकी नीड को आप फुलफिल कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी या उनके असेट्स वगैरह में से, और आप क्या कर रहे हैं, आप अपना हक लेने का यहाँ पे पूरा पूरा हक रखते हैं। सबसे पहली चीज बोली गई है। समझ आया कि नहीं आया? सेकंड जो यहाँ पे कहा गया है, ये कह रहे हैं कि पेमेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टी, पेमेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टी, ये कहा गया है। ठीक है, और सेकंड यही चीज कह रहे हैं, देखो, कि पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विद अनदर is bound by law to pay, who therefore pays it entitled to reimbursed by other। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा इसके अंदर अटपटा सा वर्ड दे रखा है। सबसे पहली चीज कि मान लीजिए कोई भी एक पर्सन है और जिनसे आप पैसा मांगते हैं। दूसरी चीज, और कोई एक पार्टी जिनसे आपको कुछ पेमेंट है, आपका ड्यू चल रहा है और आपको वो पेमेंट लेना है। थर्ड पार्टी, जो कि आप ये मान लीजिए कि ए ने, ठीक है, जैसे मैंने आपको कोई गाड़ी बेची है, ठीक है, ए ने बी को कोई गाड़ी है वो सेल आउट करी है। अब गाड़ी सेल आउट करी है तो गाड़ी से रिलेटेड जितने भी एक बारी के लिए मतलब उससे रिलेटेड जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी हुआ या उसके लीगल पेपर्स वगैरह हुआ या मतलब सर्विसेज वगैरह करवाना है, ये सब का जो खर्चा होगा वो या तो मैं पहले करके दूं या फिर मेरे से वो पैसा लेने का हक आप रखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि पेमेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टी। अब एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ यहाँ पे। कंडीशन वन नहीं आई मैम। क्या बोला गया है सीमा, कि कोई भी एक ऐसा पर्सन जो कि फाइनेंशियली वीक नहीं है पर एक मोटिवेशन मान लीजिए मेंटली सपोर्ट की बड़ी जरूरत है, या फिर पागल है, बीमार है, ठीक है, और या फिर मान लीजिए कि आप ये मानते हैं कि ड्रिंक्ड पर्सन, ये एग्जांपल भी आप इसके अंदर ले सकते हो, कि एक टाइम पे जब उनको जरूरत थी तब आपने क्या करा है, उनके ऊपर मान लीजिए कि कहीं भी आपको इस तरीके का कोई पर्सन है वो मिल जाता है और आप ये सोचते हो कि भी आपको नहीं पता इसके पास प्रॉपर्टी है या नहीं है, कुछ भी नहीं पता आपको, पर आपने और रात भर उनको हॉस्पिटल में भी रखा है, उनकी सेवा भी करी है, साथ ही मेडिसिन वगैरह का ये सब खर्चा आपने ही किया है। अब कुछ टाइम के बाद ये होता है कि उनको होश आ रहा है और पता चलता है कि भाई वो फाइनेंशियली वीक नहीं है, तो जितना पैसा आपका लगा है उतना पैसा आप लेने का हक रखते हो। सिर्फ ये चीज कही गई है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, कि एक पागल है, एक बीमार है, जिनके आपने बहुत सारी सेवा करी है, ठीक है, अब उनके पास में पैसा है तो आप अपना जो हक है, आप अपना जितना आपने इन्वेस्ट करा है उनके ऊपर, या जितना पैसा आपने उनकी मेडिसिन या उनकी सर्विसेज वगैरह पे लगाया है, उतना पैसा आप उनसे रिटर्न लेने का हक रखते हो अगर आप चाहो तो ये पहली कंडीशन इनमें पूरा है। अब समझ आया? ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का पहला टाइप बोला गया है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इन 5 कंडीशंस में अराइज हो सकता है। तो पहली कंडीशन ये है, इसमें वन मतलब देख लो, एक तरफा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है ये कॉन्ट्रैक्ट, दूसरी तरफ से इस तरीके का कुछ भी नहीं है और अपन ने हेल्प करनी चाहिए। अब दूसरा देखिएगा, पेमेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टी, अदर पार्टी के बिहाफ पे अपना पेमेंट है, ड्यू रह रहा है, अपने को पेमेंट चाहिए। सबसे पहले प्रीवी काउंसिल का एक केस आया था कोर्ट में, और बहुत ही पुराना केस है, 1950 का एक केस है। अब इसमें क्या कहा गया है, कहीं के कोई महाराज वगैरह थे जिनकी बहुत ही पहले की कोई महल वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह इस तरीके की थी, ठीक है, और मील वगैरह, मतलब पहले जो कंपनीज वगैरह चलती थी या कोई भी मतलब कोई भी फैक्ट्री वगैरह उनकी चलती थी, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरी पार्टी, और उनको क्या किया है, मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर दिया गया है कि किसी जगह के कोई महाराज हैं जिन्होंने अपनी मुंबई में 2 मिल थी, 2 फैक्ट्री अपन मान सकते हैं, वो दोनों फैक्ट्री और एक पर्सन को, ठीक है, सेक्सरिया नाम यहाँ पे मेंशन करा गया है, ये एक सरनेम है,
जो कि क्या किया गया है, सितंबर 1937 यानी कि 1937 सितंबर 1937 में, और 12,50,000 में बेच दी। ठीक है। क्या क्या कहा गया है कि कहीं के महाराज ने मुंबई में उनकी 2 फैक्ट्रीज थी, जो एक पर्सन को सितंबर 1937 में 12,50,000 में सेल आउट कर दी। अब दोनों की दोनों फैक्ट्रीज पे मुंबई की जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, ठीक है, वो क्या है, पानी के हुआ बिल वगैरह, पानी के जो बिल है, वाटर बिल वगैरह है, या फिर टैक्स वगैरह है, ये सब उनके ड्यू चल रहे थे उन दोनों फैक्ट्रीज के ऊपर, जो कि कितना था, 1,25,000। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, मुंबई के कोई भी मुंबई में किसी पर्टिकुलर एक महाराज की कोई प्रॉपर्टी थी, 2 फैक्ट्री थी, वो दोनों फैक्ट्री उन्होंने एक पर्सन को सेल आउट करी थी सितंबर 1937 में 12,50,000 के अंदर। और उन दोनों पे मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उनका वाटर बिल और टैक्सेस वगैरह है, वो ड्यू चल रहे थे। वो टोटल कितना था, 1,25,000। अब यहाँ पे जिस पार्टी को सेल आउट करा था, उन्होंने महाराज को लेटर लिखा है। उस टाइम में लेटर चलते थे, लेटर लिखा, और लेटर लिख के बोला है कि भाई इतनी जो अमाउंट है वो आपकी ड्यू चल रही है, ठीक है, क्योंकि मैंने तो इस प्रॉपर्टी को अभी खरीदा है, मैंने तो दोनों फैक्ट्री अभी खरीदी है, तो पहले के जो टैक्स हुए या पहले के जो बिल वगैरह है, वो तो कौन चुकाएगा, वो तो आप रिस्पॉन्सिबल है, मैं तो नहीं चुका पाऊंगा। 1,25,000 जो ड्यू चल रहा है वो आप चुकाएंगे। अब यहाँ पे और जो प्रॉपर्टी थी, ठीक है, और इस पे क्या हुआ, जो भी महाराज है उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, इस लेटर के ऊपर उनका कोई भी रिप्लाई नहीं आया। इसी बीच उसी साल कब खरीदी गई थी, सितंबर 1937 में खरीदी थी, और नवंबर 1937 में जो पर्टिकुलर पर्सन जिन्होंने खरीदी थी, उन्होंने भी थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी कौन थी, एक कंपनी थी, उन कंपनी को ये दोनों फैक्ट्रीज बेच दी। ठीक है। अब यहाँ जिस पर्सन ने खरीदी थी, उसने भी क्या किया, नवंबर 1937 में, और किसी पर्टिकुलर कंपनी को ये दोनों फैक्ट्रीज सेल आउट कर दी। अब जब उन्होंने सेल आउट करी, तो कंपनी के साथ भी वही प्रॉब्लम आई कि भाई कंपनी ने यहाँ पे क्या किया कि जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था, उनका लीगल नोटिस आया कि अगर आपने ये 1,25,000 है, जो ये अमाउंट हम हमारा ड्यू चल रहा है, अगर आपने पेमेंट कंप्लीट नहीं करा, तो हम क्या करेंगे भाई, अपने मतलब अपने फेवर में ये जो दोनों फैक्ट्रीज है ये ले लेंगे। ठीक है। अब कंपनी है, उन्होंने क्या किया, कंपनी सोच रही कि भाई मैंने तो इस पर्सन से खरीदी है, और अगर मैं नहीं चुकाऊंगा, ठीक है, तो ये कंपनी जो भी मेरी दोनों फैक्ट्रीज है, क्या करेंगे, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है अपने हैंडओवर ले लेंगे। इसलिए डरते हुए उन्होंने जल्दीबाजी में, और वो 1,25,000 जो है, उनमें से लगभग 78,000 जो रुपीज है, वो किसको चुका दिए, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई की 1937 में ही वो अमाउंट उन्होंने दे दिया, 78,000 लगभग दिए। ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद क्या हो रहा है कि वो कंपनी और किसको कह रही है, जिस पर्सन से उन्होंने खरीदा था, उस पर्सन को कह रही है कि भाई ये 78,000 मैंने चुका दिए हैं, और उस टाइम में, ठीक है, और मैंने जल्दीबाजी में चुकाए, अब ये अमाउंट है आप मुझे दो। अब जो सेकंड बीच वाली पार्टी है, वो पेमेंट कहाँ से करे, क्योंकि महाराज ने उनको कोई पेमेंट नहीं करा। तो इस अकॉर्डिंग जब ये केस कोर्ट के अंदर गया, तो उससे कंक्लूजन अपने सामने क्या आ रहा है, पहली चीज तो ये कि अगर कंपनी जो है, कंपनी को ये पेमेंट देना ही नहीं चाहिए था। डायरेक्ट जो पेमेंट आता वो कहाँ से आता, महाराज के पास से आता। अगर मान लीजिए कंपनी ये पेमेंट चुका दिया है, तो कंपनी लेने का हक नहीं रखती, क्योंकि उस टाइम, जिस टाइम इस तरीके के एग्रीमेंट हो रहे थे, ठीक है, और जब बिल वगैरह चुकाने थे, तो कंपनी ने क्या किया है, या तो आप उस चीज को ड्यू रखते हो, और अगर आपने ये चीज कंप्लीट कर दी है, इसका मतलब क्या माना गया है कि अब जो फाइनल ऑनर माना गया है कंपनी इन दोनों फैक्ट्रीज का, वो तो कंपनी ही है जिन्होंने लास्ट में खरीदा था। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि पेमेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टी, कि जो पेमेंट था एक्चुअल में जिस पर्सन को पेमेंट करना था, उन्होंने नहीं करके, और ये पेमेंट लास्ट में किसने किया है, कंपनी ने किया है। तो कंपनी भी यहाँ पे बाउंड हो गई थी। कंपनी को भी डर था कि अब ऑनर मैं हूं, अगर मैंने ये पेमेंट नहीं चुकाया 78,000 का, तो यहाँ पे जो दोनों फैक्ट्रीज है, वो हैंडओवर कौन कर लेगा, ये कर लेगी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये कहा गया था कि बहुत बार इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट अपने सामने देखने को मिलते हैं। क्वासी की कैटेगरी में अपन ने इनको इन्वॉल्व करा है। पहला नेसेसिटीज वाला बताया, और सेकंड मैंने कहा है पेमेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टी। सिर्फ इतना याद अपने को रखना है, अगर लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, तो ये दोनों चीजें आप रिटर्न में 2 लाइन में अगर मेंशन करेंगे,
तो आपका नंबर कहीं भी कट नहीं होगा। अब यहाँ पे जब ये आ जाएगा 4 नंबर में, मान लीजिए कि लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पे लिखने के लिए कुछ तो कंटेंट चाहिएगा ना, तो वो कंटेंट, ये अपन कंटेंट उसके अंदर मेंशन करेंगे। ठीक है, इनमें यहाँ जो मैंने एग्जांपल जस्ट बताया है उसमें कंफ्यूजन है या नहीं है, बताओ फटाफट। समझ आ गया कि हमेशा जरूरी नहीं है कि पेमेंट जो है वो जो पर्टिकुलर पहले कोई ऑनर थे वही, ठीक है, पेमेंट है वो अदर पार्टी के बिहाफ पे भी कभी कभी कंप्लीट किया जा सकता है। तो दो कंडीशन है यहाँ पे। अब देखो, एक इसके अंदर थर्ड क्या बोला गया है, सिर्फ थर्ड बता रही हूँ, बाकी अपन बाद में डिस्कस करेंगे। थर्ड में ये कहा गया है, दो कंडीशंस मैं आपको दे रही हूँ। पहला तो ये है कि सीमा आपके और मेरे बीच में एक एग्रीमेंट हो रहा है, उस एग्रीमेंट में मैंने क्या कहा है कि पर्टिकुलर सीमा मैं आपसे जो काम करवाऊंगी, या सीमा आप मुझसे कोई काम करवा रहे हो, ठीक है, उसके बदले में अपन क्या कर रहे हैं, सैलरी वगैरह का एक्सचेंज कर रहे हैं। तो वो अपना हुआ, क्या हुआ भाई, नॉन ग्रेटिटिवस नहीं होके अपना ग्रेटिटियस है। ठीक है, अब नॉन ग्रेटिटियस अपने को क्या कह रहा है, मान लीजिए कि मैंने आपसे कोई काम करवाया और मैंने इस बिहाफ पे करवा लिया कि सीमा तो एक स्टूडेंट है, सीमा मुझसे पेमेंट नहीं कर रही या किसी तरीके का पेमेंट वगैरह पर नहीं कर रहे, तो वहां पे नॉन ग्रेटिटियस जो एक्ट है वो अपने को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो दोनों में देखना डिफरेंस है। यहाँ पे आपकी बुक क्या कह रही है, आपकी बुक कह रही है कि ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिटियस एक्ट, जैसे कि व्हेन ए पर्सन lawfully does anything for other person or delivers anything to him not intending or do gratuitous। ठीक है, यानी कि साफ साफ चीज ये बोली गई है कि एक चीज तो वो है कि आप मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर नहीं है कि मुझे कोई पेमेंट मिलेगा, तो अब लास्ट तक कोई भी पेमेंट लेने का हक नहीं रखते, क्योंकि आपने खुद ने स्टार्टिंग से ये चीज नहीं सोची कि भाई मुझे पेमेंट लेना है या मैं पेमेंट लेने का हक रखता हूँ। दूसरी चीज यहाँ पे क्या बोली गई है कि आप मेंटली प्रिपेयर है कि मैं जो भी काम कर रही हूँ, ठीक है, और मैं प्रोफेशनली कर रही हूँ और इसका पेमेंट मैं लेने का हक रखती हूँ, तो आप उसका पेमेंट लेने का हक रखेंगी। तो यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि ऑब्लिगेशन ऑफ पर्संस एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिटिवस एक्ट, जिसके अंदर एक पार्टी है दूसरी पार्टी के लिए कोई भी वैलिड वर्क कर रही है या कोई भी गुड सप्लाई कर रही है, तो जाहिर सी बात है आप बिजनेस डील से एक बार पैसा नहीं लेंगे पर दूसरी बार आप लेने का हक रखेंगे। दूसरी चीज, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के लिए कोई काम किया है, ठीक है, तो बदले में वो कोई भी पेमेंट लेने का हक रखती है। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, ए है और बी के यहाँ पे गलती से कोई गुड्स है अपना वो छोड़ के चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे बी है उसको अपना ही गुड्स समझ के और उसको काम में ले लेता है, तो यहाँ पे बी है वो ए को उस गुड्स का पेमेंट है वो चुकाने के लिए बाउंड है। ये इसके अंदर कहा गया है कि ए ने और बी के यहाँ पे गलती से अपना कोई भी गुड्स है वो छोड़ दिया है और बी ने क्या किया है, उस ए के गुड्स को अपना समझ के उसको काम में ले लिया, मान लीजिए खाने पीने की कोई वस्तु है कुछ भी है इस तरीके का और काम में ले लिया, तो बी है वो ए को क्या करेगा भाई, यहाँ पे उस चीज का पेमेंट देगा या फिर वो गुड्स है पर्टिकुलर वो रिटर्न करेगा। थर्ड चीज यहाँ पे ये कही गई है, बहुत इजी सा है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। जी, तीन चीजें मैंने बताई है क्वासी में, सबसे पहले जो नेसेसिटीज वाली बताई थी वो, सेकंड मैंने कहा है पेमेंट मेड ऑफ बिहाफ ऑफ अदर पार्टी, ठीक है, और थर्ड अपना क्या था, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिटिवस एक्ट। जी, नहीं एक बार आप दोबारा देख लेना, अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो अपन दोबारा एक बार डिस्कस कर लेंगे। और इसमें दो पॉइंट और रह गई अपने, वो मैं नेक्स्ट में बताऊंगी अभी आपको। ठीक है, अगली क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा अपना गारंटी प्लेस वगैरह एजेंसी वगैरह, यही अपना बचा है।
ठीक है।